अवनी का चेकअप कर रहे डॉक्टर को नंदनी बहुत ही घूर घूर कर देख रही थी। शायद वो इंतजार कर रही थी ये जानने का कि आखिर अवनी को हुआ क्या है, क्योंकि उसकी तबीयत इतनी नाजुक हो गई थी। जब डॉक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया तो नंदिनी ने तुरंत पूछा, क्या हुआ है डॉक्टर? अवनी को ऐसी कमजोरी की कोई वजह है या फिर? कहते हुए नंदिनी रुक गई। थोड़ी देर के बाद जब सभी अवनी के कमरे में मिलने आए तो आशुतोष ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर? अवनी ठीक तो है ना? क्या हुआ ऐसे? इस बार सबकी नजर डॉक्टर की तरफ ही थी, लेकिन उस डॉक्टर ने एक नजर नंदिनी की तरफ देखा और कहा, अवनी का ब्लड प्रेशर लो है और उसी वजह से उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं। आप लोग उसके खाने पीने का ध्यान रखिए। मैंने कुछ दवाइयां लेकर दे दी हैं, उसे मंगवा लीजिए। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से जाने वाले थे कि तभी उन्हें दादू ने रोकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने अच्छे से चेकअप कर लिया है ना? सब कुछ ठीक है ना? इस बार डॉक्टर ने अपने चेहरे पर थोड़ी सी हंसी लाते हुए कहा, हाँ हाँ सब ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस आप लोग अवनी का थोड़ा ध्यान रखिए, उसे खुश रखने की कोशिश करिए, वो ठीक हो जाएगी। ये कहते हुए डॉक्टर वहां से निकल गया। उनके पीछे पीछे आशुतोष भी वहां से निकल गए। सभी के चेहरे पर अवनी की चिंता साफ झलक रही थी, जिसे देखते हुए नंदिनी ने कहा, माँ, दादी, दादू, आप लोग अगर इतने दुखी रहेंगे तो फिर अवनी को हंसाएगा कौन? ये सुनते हुए भी किसी के चेहरे पर हंसी नहीं आई, बल्कि दादी की आंखों से आंसू गिरने लगे। नंदिनी उनके पास जाते हुए बोली, दादी, अवनी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना उसके साथ। यह सुनते ही दादी ने अपनी हथेली नंदिनी के गालों पर रखी और कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। बड़ी होने के नाते भी आज दादी का विश्वास डगमगा गया था, और तभी उनके बूढ़े मन के विश्वास की डोर को थामते हुए नंदिनी ने कहा, ऐसा क्यों सोचना? नहीं, मुझे महाभारत का श्लोक याद करवाया था ना? कहते हुए नंदिनी कुछ याद करने लगी और फिर एक सेकंड के बाद बोली, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, मैं यानी कि ईश्वर, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। नंदिनी ने आगे कहा, अगर बुराई है तो अच्छाई भी है दादी, हमें ऐसे ही नहीं हारना है। हमारे साथ भगवान है और इस बार भी बुराई पर अच्छाई की जीत ही होगी। नंदिनी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राधिका, दादी और दादू तीनों को ही बहुत अच्छा लगा। उनके मन में नंदिनी ने एक बार फिर विश्वास पैदा कर दिया था। दादी ने आगे कहा, इतना सब कुछ अकेले कैसे संभाल लेती है? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सालों की प्रैक्टिस है दादी। अच्छा, वो कैसे? दादू ने पूछा। हम औरतें ना सब कुछ संभाल लेती हैं। दादी ने भी संभाला, मेरी दोनों माँ ने भी। और अब, कहते हुए नंदिनी ने एक नजर वहीं पर सोई हुई अवनी की तरफ देखा और कहा, अब हम भी संभाल लेंगे। उसकी बातें सुनकर सभी इमोशनल हो गए और राधिका ने बहुत प्यार से कहा, भक्त पर सो जाना। नंदिनी ने हाँ में अपना सर हिलाया और बोली, मैं यही अवनी के पास सो जाऊंगी, आप लोग परेशान मत होइए। नंदिनी की बात से सभी ने सहमति जताई और वहां से सभी लोग एक साथ चले गए। नंदिनी वहीं अवनी के सरहाने बैठी रही। इधर अग्रवाल हाउस में विजय ने अपनी गाड़ी रिया के घर के बाहर रोकी और अपने मन में सोचने लगा, दी को क्या जवाब दूंगा? ये कहूंगा कि जिस इंसान ने उसके साथ इतना सब कुछ किया उसे मैं 2 दिन से ज्यादा सलाखों के पीछे भी नहीं रख पाया। मन में यही ख्याल लिए विजय उस बंगले की तरफ बढ़ा। मिनी घर के कामकाज कर रही थी, लेकिन उसने जैसे ही विजय को देखा सीधे खड़े होकर उसे गुड इवनिंग सर कहा। विजय ने उसकी इस ग्रीटिंग का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे सवाल किया, रिया कहाँ है? मिनी ने उसके कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने कमरे में। लेकिन ये कहते हुए मिनी की आंखों में डर था, जिसे विजय अच्छे से समझ गया था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर कुछ सोचते हुए कहा, सब ठीक है ना? इस पर कुछ देर के लिए मिनी चुप हो गई तो विजय ने अपनी कही बात फिर से दोहराई, क्या हुआ? सब ठीक है ना? इस बार मिनी ने बिना देर किए अपना सर ना में हिला दिया। विजय ने मिनी से आगे कोई सवाल करना जरूरी नहीं समझा और भागते हुए रिया के कमरे की तरफ चला गया। रिया के कमरे के बाहर से ही आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कमरे में कोई तोड़ फोड़ कर रहा है। विजय के कान में ये आवाज जैसे ही गई
उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू किए और दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए रिया के कमरे के अंदर चला गया। उसने कमरे को जैसे ही देखा, सारा सामान बिखरा पड़ा था और रिया के हाथ में एक फ्लावर वास था जिसे वो फेंकने वाली थी, लेकिन फिर सामने विजय को देखकर नहीं फेंक पाई और उसे गुस्से से देखने लगी। दीप, ये सब क्या है? विजय ने रिया की आंखों में देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ और मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। रिया ने यह सब बहुत ही गुस्से से कहा। विजय ने पूरे कमरे में अपनी नजर दौड़ाई तो देखा कि कमरे के एक एक सामान को रिया ने तोड़ फोड़ दिया था। सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा था। विजय ने रिया की इस हरकत का अंदाजा लगा लिया और उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, दीप, आप ये सब। इससे पहले कि विजय अपनी बात पूरी कर पाता, रिया ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है। मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। विजय ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, दीदी, मैंने हर कोशिश की थी कि समीर को बेल ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर आप समीर की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। वो भले ही बेल के सहारे बाहर आ गया है, लेकिन कुछ दिन बाद जब कोर्ट में फैसला होगा तो वो हमेशा के लिए जेल के अंदर होगा। रिया ने बहुत ही नाराजगी जताते हुए कहा, लेकिन वो जेल से बाहर आएगा क्यों? उसे जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दीदी, आप खामखा इतनी परेशान हो रही हैं। समीर पर अब केस है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे जितना नुकसान करना था वो पहले ही कर चुका है आपका, और अब वो कुछ नहीं कर सकता। विजय ने रिया को समझाते हुए कहा, लेकिन वो कहां समझने वाली थी। उसने फिर से विजय के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूं ना? उसका जेल से बाहर आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। विजय इस बार रिया के और करीब गया और उसके कंधे पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए बोला, दीप, आप प्लीज शांत हो जाइए। ये आपने अपनी क्या हालत बनाई हुई है? विजय ने आगे कहा, दीप, समीर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो सब जानने के बाद मैं उसे ऐसी जेल से आजाद नहीं होने दूंगा। मैं उसे उसके हिस्से की सजा जरूर दिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। अगर आप ऐसे करेंगी और खुद को इतनी तकलीफ देंगी तो आप जरा सोचिए कि मुझ पर क्या बीतेगी। विजय के मुंह से ये सारी बातें सुनते हुए रिया थोड़ी नरम हो गई और उसने विजय का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस इंसान को ऐसे आजाद नहीं देख सकती। बस कुछ ही दिन की बात है, मैंने इस केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील की है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो हम जल्द से जल्द नतीजे तक पहुंच जाएंगे। और एक बार ये केस शुरू हो गया तो समीर को हारना ही पड़ेगा, क्योंकि वो गलत है। उसे इस दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता, और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। ये कहते हुए विजय ने रिया को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो उसके साथ है, और जब तक वो साथ है तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो उसका बदला भी पूरा करेगा। लेकिन रिया बहुत ज्यादा डरी हुई थी। विजय की कुछ बातें उसे समझ में आ रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि उसके मन में जो डर था वो कुछ और ही था। समीर के पकड़े जाने से ज्यादा डर खुद के पकड़े जाने का था। वो डर समीर की आजादी से ज्यादा खुद की आजादी छीने जाने का था। दरअसल रिया का डर सच सामने आने का डर था। उसने इतनी मेहनत से ये जो झूठ और फरेब का जाल बुना था उसके टूट जाने का डर था, और यही डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, जो सिर्फ और सिर्फ वही जानती थी। विजय उसे ये सब बातें समझा ही रहा था कि तभी उसके कमरे की तरफ किसी के आने की आवाज आई। रिया और विजय दोनों ने उस आवाज की तरफ अपनी गर्दन मोड़ी तो सामने यामिनी खड़ी थी। विजय यामिनी को बहुत अच्छा समझता था और उसे यामिनी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि वो विकी की माँ है, और विकी के जाने के बाद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिसका पूरा पूरा ध्यान अब रिया रखती है। यामिनी को देखते ही विजय ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया, लेकिन यामिनी के चेहरे का भाव ऐसा था जैसे जानती ना हो। और ये बात सच है कि आज पहली बार वो यामिनी से मिला था। इससे पहले उसने जो कुछ भी सुना था और रिया के मुंह से सुना था। खुद को विजय की नजरों में अच्छा बनाने के लिए रिया ने यही सब बातें और यही सब कहानी गढ़ी थी, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। यामिनी ने अजीब नजरों से देखते हुए विजय को आशीर्वाद दिया और विजय ने अपना परिचय दिया। मैं विजय, दी का छोटा भाई। इस बार यामिनी चौंक गई और रिया को देखते हुए बोली, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारा कोई भाई भी है? रिया ने इस बात को संभालते हुए कहा, हाँ माँ, दरअसल विजय कभी हमारे साथ नहीं रहा। विजय को भी यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन तभी रिया ने उसे कुछ अजीब सा इशारा कर दिया। शायद वो उसे ये कारण बताना चाह रही थी कि यामिनी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए उसे कुछ याद नहीं। विजय ने उस बात को समझते हुए यामिनी की तरफ देखा और फिर बहुत ही सहज भाव से बोला, आप कैसे आंधी? यामिनी ने बहुत ही रूखा जवाब दिया, मुझे क्या होगा? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस आपका हालचाल ले रहा हूँ।
विजय ने अपनी सफाई देते हुए कहा। यामिनी ने उसे कुछ नहीं कहा आगे और वहां से जाने लगी। वो शायद रिया के कमरे में आने का कारण भी भूल गई थी, जिसे याद करने की उसने कोशिश भी नहीं की। यामिनी के वहां से जाते ही रिया ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी यामिनी वापस आई और बोली, वो लड़का समीर बेकसूर है, उसे जाने दो। यामिनी के मुंह से ये बात सुनते ही विजय के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने यामिनी को एक नजर बड़े ध्यान से देखा। वो मजाक नहीं कर रही थी, सच बोल रही थी। और यामिनी की बात से रिया डर गई। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहती, यामिनी वहां से चली गई। लेकिन विजय के दिमाग में ये बात अटक गई और उसने रिया की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, ये आंटी क्या कह रही थी? घबराई हुई रिया ने हकलाते हुए जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं। फिर अपनी आवाज पर कंट्रोल करते हुए बोली, दरअसल माँ को लगता है कि समीर उनका बेटा है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती तो वो कुछ भी कहती रहती है। और उन्होंने कल गलती से टीवी पर समीर को देख लिया, जिसकी बात से उन्हें लग रहा है कि वो उनका बेटा विकी है। तभी विजय ने सवाल किया, लेकिन उनकी इस बात से ऐसा तो कुछ नहीं लगा कि वो समीर को वही समझ रही हो। इससे पहले कि विजय कोई और सवाल करता, रिया की पर्सनालिटी दूसरी हो गई और उसने अचानक से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को बदलते हुए कहा, विजय मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विजय को ये बात बहुत ही अजीब लगी। वो तो पिछले आधे घंटे से रिया के सामने ही खड़ा था। उसने बहुत ही अजीब तरीके से उसे देखते हुए कहा, दीप ये क्या कह रही है? रिया ने अपने कमरे के चारों तरफ देखा और अपने बिखरे हुए कमरे को देखते हुए बोली, ओहो मुझे भी ना कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। देखो ना, मैंने शाम को भी सोचा था कि मैं अपना कमरा साफ करूंगी और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं सो गई और अभी मेरी आंख खुली है। विजय ने यह सब सुनते हुए अपने मन में सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दीप पर इन सब बातों का कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। ये सोचते हुए विजय ने भी रिया का साथ देते हुए कहा, आप ये सब बाद में कर लीजिएगा, पहले चलिए हम लोग साथ में खाना खाते हैं। रिया ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ पहले खाना खा लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आ गए, अकेले खाना खाने में मेरा मन ही नहीं लगता है। मैं कब से कह रही हूँ तुमसे कि अपना वो गवर्नमेंट क्वार्टर छोड़कर मेरे पास आ जाओ। इतना बड़ा बंगला है, यहाँ सिर्फ अकेले रहती हूँ। ये सुनते ही विजय ने अपने मन में सोचा, लेकिन दीदी ने तो मुझे यहाँ रहने के लिए कभी नहीं कहा। रिया उसे ऐसे सोचते हुए देखकर बोली, आप क्या सोच रहे हो? चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैंने अवतार को कहा था कि वो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दे। अवतार का नाम सुनते ही एक बार फिर विजय का दिमाग घूम गया, क्योंकि वो जब नीचे से ऊपर आया था तब घर में उसे सिर्फ एक ही नौकर दिखी थी और वो थी मिनी। उसने ये जानना भी चाहा कि आखिर बाकी के नौकर कहाँ गए, लेकिन उसे रिया की इतनी चिंता थी फिर उसके दिमाग से निकल गया और वो कुछ पूछ ही नहीं पाया। विजय और रिया ने बैठकर एक साथ खाना खाया, लेकिन रिया की बातें सुनकर विजय को अचानक से ऐसे लगने लगा कि वो जिस रिया से बात कर रहा है उसकी बहन है ही नहीं, या फिर वो जिस रिया से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले वो उसकी बहन नहीं थी। किसी एक इंसान के अंदर इतनी जल्दी इतना बड़ा बदलाव।